हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं पोखराम आपके साथ इस नई वीडियो में। आज का वीडियो अपना हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम पद्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे और उसमें महत्वपूर्ण खास क्वेश्चनों पर भी चर्चा होगी। वीडियो अंत तक देखें ज़रूर, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आलोक धनवा अध्याय नंबर 2 पद्य खंड का, जिसमें पतंग कविता है। और पतंग, पहला प्रश्न है कि पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया? तो यहाँ पर युवा क्रियाओं का चित्रण किया गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन प्रतीत होता है? तो यहाँ पर देखो, सर्दी का सवेरा, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं पंक्ति, वे किसके लिए है? तो यहाँ बच्चों के लक्ष्य के लिए, इन बच्चों के लिए है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। मैं इसमें आपके पंक्ति में अलंकार है, तो यह मानवीकरण अलंकार है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, मूल प्रतिपाद्य लिखिए पतंग शीर्षक कविता का। तो प्रतिपाद्य है कि शरद ऋतु में धरती और आकाश साफ सुथरे हो जाते हैं, ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उल्लास उत्साह देखने लायक होता है। इस तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य है ऋतु सौंदर्य के साथ बालपन के उत्साह का चित्रण करना। ये इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करें। इसके बाद देखो, बच्चे और भी निडर कब हो जाते हैं, ये क्वेश्चन है। पतंग उड़ाते समय बच्चे जब भी खतरनाक दीवारों और मुंडेरों से नीचे गिर जाते हैं और उस दुर्घटना में उन्हें चोटग्रस्त होने से वो बच जाते हैं, तब पूरी तरह से वो निडर हो जाते हैं, दुगने जोश और उत्साह से पतंग उड़ाते हैं। इसके अलावा देखो, अगला अध्याय है अपने कुंवर नारायण 30 अध्याय, और उनकी कविता है कविता के बहाने। कविता का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखो, इसका उद्देश्य है वर्तमान में कविता के वजूद यानी अस्तित्व के प्रति आशंका को बनाए रखना या उसको नष्ट करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का भाव क्या है? तो कविता बच्चों के खेल के समान असीमित उड़ान है, ये इसका भाव है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह पंक्ति में वाह वाह कौन करते हैं? तो ये वाह वाह है मूर्ख, जो अर्थ नहीं समझते हैं वो भक्ति लोग करते हैं। बात सीधी थी दूर सी कविता है। कविता में किस पर व्यंग्य किया गया? तो इसमें भाषा के चमत्कार हो, जिस भाषा में चमत्कार हो उस पर व्यंग्य किया गया। शीर्षक का कथ्य स्पष्ट कीजिए कविता के बहाने कविता का। तो कविता चिड़िया की उड़ान फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, इसलिए बच्चों से तुलना की गई। लेकिन आज के युग में यांत्रिक दबाव में कविता के इस अस्तित्व पर संकट वाली बात यहाँ पर आ रही है और यही बात यहाँ पर बताई गई है। ये कथ्य है, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों को खेल से आनंद मिलता है, वे अपने परायों का भेद भूल जाते हैं और खेलते रहते हैं। कविता रचना भी खेल के समान आनंददायी होती है, उसमें काल्पनिक भाव सौंदर्य का चित्रण भेदभाव रहित और अति आनंददायक होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है? तो इसका अर्थ है कि कुछ लोग भाषा की अभिव्यक्ति में अपने आप को अति विशिष्ट यानी अपनी प्रसिद्धि प्रदर्शित करने के लिए क्लिष्ट या अलंकृत भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं। कठिन भाषा का, क्लिष्ट यानी कठिन, जो आम जन की समझ से परे बार होकर व्यर्थ घूमती रहती है। इसलिए भाषा को सहूलियत से बरतना चाहिए, यानी कि सरल और आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो रुचिकर हो, समझ में आए सभी को। आखिरकार वह ही हुआ जिसका मतलब डर था। कवि को डर क्या था? आशय स्पष्ट कीजिए। कवि को यह डर था कि भाषा में चमत्कार लाने हेतु वे जितने भी प्रयत्न कर रहा था वे सब निरर्थक हो गए। इस चक्कर में भाषा सरल अर्थ चूड़ी के पेंच की तरह उसका अर्थ मर गया और सरल अर्थ विद्यार्थियों खत्म हो गया। अगला अध्याय है रघुवीर शाही का। कैमरे में बंद अफाइज कविता है, रघुवीर शाही की लिखी। कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी मीडिया पर किया गया है। हम समर्थ शक्तिवान कौन है? तो यहाँ पर दूरदर्शन टीवी वालों को समर्थ शक्तिवान बताया गया है। आपका अफाइज मन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया? तो मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूरदर्शन की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। कैमरे में बंद अफाइज कविता में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता की मूल संवेदना लिखी है कैमरे में बंद कविता अफाइज वाली की। तो कवि ने करुणा सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रम में निहित मौजूद क्रूरता और शोषण को व्यक्त किया। मीडिया के माध्यम की ऐसी संवेदनहीनता पर आक्षेप और व्यंग्य किया गया, उनकी व्यावसायिकता पर।
दो रचना लिखिए रघुवीर शाही की तो आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये है आप लिख सकते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसका अर्थ बताइए। आशय क्या है? आशय का मतलब अभिप्राय, अर्थ लिखना है। कथन का अर्थ यह है कि दूरदर्शन के पर्दे पर उन कार्यक्रमों को ही दिखाया जाता है जो रोचक हो और व्यवसाय में लाभ देने वाले हो, इसलिए वे अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान देते हैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हम दूरदर्शन पर एक दुर्बल कमजोर को लाएंगे, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना रहता है, उस पर दर्शकों की संख्या बढ़े, उसमें रोचकता आए और संवेदना को सहजता से बेहतर जा सके, इस दृष्टि से ऐसे सामाजिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला देखो, रघुवीर शाही कविता में किस पर व्यंग्य किया गया? तो यहाँ पर मीडिया की दोहरी नीति पर व्यंग्य किया गया। अक्सर समाचार चैनल किसी व्यक्ति दुर्घटना की दुखपूर्ण दशा को प्रस्तुत करते समय अपनी संवेदना को होकर पूर्णतः व्यावसायिक प्रवृत्ति से संचालित करके उसे अपने व्यवहार से क्रूर बना देते हैं, दुखी बना देते हैं। इस कविता में व्यंग्य है। दूरदर्शन सीमित वर्ग तक सिमटा हुआ है, किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, किंतु अपनी व्यंजन में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति पर व्यंग्य करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। बाजारीकरण को प्रस्तुत किया और कैसे स्पष्ट कीजिए इस कविता ने, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको याद करें अवश्य आप। कवि ने बताया कि टेलीविजन के लोग समय को बहुत ताकतवर शक्तिशाली समझते हैं। इस कविता में एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति है, वह विवश है, मजबूर है और उसे दूरदर्शन के व्यापारीकरण का हिस्सा बनना पड़ता है। दूरदर्शन टीवी मीडिया द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर लोगों के दुख दर्द बेचने का काम होता है। उन्हें अपाहिज दिव्यांग के दुख दर्द और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता हेतु उसे रोचक बनाना है जिससे उन्हें कमाई हो सके। इस प्रकार कविता ने मीडिया का बाजारीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो बहुत अच्छा कि उसने मीडिया का बाजारीकरण प्रस्तुत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शमशेर बहादुर सिंह कविता है इनकी उषा, किस समय का वर्णन है? तो यहाँ पर सूर्योदय के पहले का पूर्व का समय का वर्णन है। राख से लिपा हुआ चौका अभी जो गीला पड़ा है, गीला पड़ा क्या कारण है? आसमान की, अंतरिक्ष की, आकाश की आर्द्रता यानी नमी के कारण। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, पंक्ति में अलंकार है तो उत्प्रेक्षा कल्पना व्यक्त की, मानो चौक या खड़िया लप दी तो उत्प्रेक्षा का संभावना। सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह का एक जीवंत परिवेश की कल्पना की गई है। कैसे? तो स्लेट पर चाक मलते आदर्शी बच्चों के साथ की गई है, इसलिए इसमें शेर ऐड हो जाएगा। बहादुर सिंह की कविता उस नवीन उपमानों और बिंबों का दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। कैसे स्पष्ट करें? तो उस कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश के लिए नीला हुआ चौका, काली शिल और स्लेट पर लाल खड़िया से मलना आदि नवीन उपमान दिए गए। इसी प्रकार नील जल में झिलमिलाती गौर सूर्य की दय से सुंदर बिंबों की व्यंजना भी उपस्थित की गई है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से याद करें, बिंब और उपमान। फिर देखो, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। पंक्ति में जादू टूटता का आशय क्या है, अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भोर होते ही आकाश में कुछ कुछ लालिमा फैलने लगती है, फिर नीले आकाश में सूर्य का गौर झिलमिलाता लेख प्रकाश से युक्त शरीर या बिंब चमकने लगता है। इससे उषा का प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब सूर्य का जादू, उषा का जादू है वो टूट गया। ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगले प्रश्न ये है जिसको आप इस तरह से थोड़ा सा देख सकते हैं और बिंब उपमान बताएंगे। अगला अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बादल राग कविता है, किस संग्रह से उद्धृत है? तो ये अनामिका काव्य संग्रह से उद्धृत है, इसको आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों। इसके बाद देखो, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कवितांश में बादलों का किस रूप में आह्वान किया गया? क्रांति के रूप में किया गया है, बे राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद जीवन के पारावार किसे कहा गया है? तो यहाँ पर बादलों को कहा गया है, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अश्निपात से शापित उन्नत सशक्त वीर, बादल राग कविता में बादलों को अश्निपात से शापित उन्नत सशक्त वीर कहने का अर्थ क्या है? तात्पर्य, बरसात में बिजली गिरने से जैसे बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति से सैकड़ों पूंजीपतियों शोषक वर्ग के लोगों का नाश हो जाएगा, सर्वनाश होता है। इसका तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन की व्यंजना करना है। कविता का प्रतिपाद्य मूल भाव, बादल राग कविता का निराला की लिखिए। तो इसका प्रतिपाद्य है शोषित पीड़ित कृषकों और श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा सामाजिक क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों के शोषित आचरण का विरोध करना,
इसमें सामाजिक क्रांति का संदेश दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के पारावार बादल के लिए ऐसे क्यों कहा गया? बादल समय समय पर जल अर्पण करके संसार को नया जीवन देता है, सभी प्राणियों के जीवन रूपी सागर का पोषण करता है। इसी विशेषता के कारण बादल को जीवन का पारावार यानी समुद्र कहा गया, अर्थात जीवन दान देने वाला समुद्र कहा गया है बादल को। तो ये विशेष क्वेश्चन है। सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। तो निबंधात्मक में अच्छा क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिवेदी निराला क्रांतिकारी भावों से खुद भरे हुए हैं, पूरित है और उसकी ऐसी ये कविता भी है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीपति धनवान लोग भयभीत हो जाते हैं, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से देखता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता होती है। अगला अध्याय गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग बताई, कौन सी बताई है? तो इसमें पेट की आग सबसे बड़ी है। जीविका विहीन लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कहाँ जाएं क्या करें। अगला दूत के अवधूत, रजपूत के जुला के कौ। अवधूत शब्द का अर्थ आपके हो जाएगा सन्यासी, वितराग सन्यासी, जिसका किसी में लोभ मोह नहीं हो। मानव काल देव धरी, तो मानव शब्द आ गया है, मनु मानव तो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा इसमें आपके। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी ने पेट की आग को बड़ा क्यों बताया? तो शरीर को चलाने हेतु पेट का भरा होना आवश्यक है, और पेट भरने के लिए अनेक प्रकार कर्म करने पड़ते हैं, है ना। तो इसी वजह से आगे यहाँ पर ये थोड़ी लैंग्वेज इसमें गलत तरीके से प्रिंट हो गई है। मांगी पे खेबो मस्जिद के शोभो, तुलसी के विषय में क्या पता चलता है इसका? तो इसका विषय ये पता चलता है कि धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त नहीं थे तुलसीदास जी, सर्वधर्म सद्भाव रखते थे। वे लोभ लालच से दूर, स्वाभिमान, सच्चे संत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें मांग के खाने और मस्जिद में सोने से कोई परहेज नहीं था, यानी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लक्ष्मण मूर्ति और राम लीला काव्यांश के आधार भातृशोक में विहील श्री राम की दशा का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ राम की दशा का वर्णन करना है। राम अत्यधिक दुखी हो उठे। उस समय वे माता सुमित्रा का ध्यान कर लक्ष्मण को अपने साथ लाने पर पछताने लगे। लक्ष्मण ऐसे सेवाभावी भाई के अनिष्ट की आशंका से वे प्रलाप करने लगे तथा अविनाशी प्रभु होने के पश्चात बाद भी मनुष्यों की भांति द्रवित हो गए, पिघल गए पूरी तरह से दुख में। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटगी में तुलसीदास ने किस स्थिति का संकेत किया है? तो यहाँ पर संसार में सभी ऊंचे बुरे अच्छे नीचे कर्म कार्यों का आधार पर पेट की आग की गंभीर स्थिति सबसे बड़ा सत्य है। तुलसीदास के समय तत्कालीन परिस्थितियाँ रोजगार को लेकर अत्यंत ही खराब थी। अच्छे अच्छे घरों के लोग पेट पालन हेतु छोटा बड़ा सभी कार्य करने लगे थे। समय की भयंकर स्थिति दारुण भयंकर एवं मनुष्यों का कठिन जीवन व्यापन देखकर तुलसीदास ने निम्न पंक्ति कही कि पेट की आग बुझाने हेतु अपनी जान से प्यारी संतान को भी लोग बेचने में हिचकिचा नहीं रहे थे, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति का प्रकाश डालती है। दूध के उद्योग जुला के, इसमें भयंकर समस्या कौन सी है? तो वहाँ पर तुलसीदास ने बताया तत्कालीन स्थिति और अभी की वर्तमान स्थिति दोनों में ही जाति समस्या बहुत बड़ा जटिल और बड़ी समस्या थी। उस समय तुलसीदास की भक्ति प्रसिद्धि देखकर कुछ एक जाति विषय की विद्वान तुलसीदास की नीचा और निम्न जाति के अधिकार हेतु दुष्प्रचार करते हैं। उन्हीं लोगों को सटीक जवाब देते हैं तुलसीदास जी ने कहा है कि मुझे न किसी से लेना देना, न किसी की बेटी के साथ मेरा बेटा लेना है। बेटा ब्याह कर जाति बिगाड़नी है, न मैं धर्म को लेकर कट्टरपंथी हूँ। मैं मांग कर मस्जिद में सोकर भगवान राम की भक्ति आराधना कर अपना जीवन गुजारा करता हूँ या कर सकता हूँ। फिराक गोरखपुरी ने साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया? तो इसमें रुबैया है। रुबैया कवितांश में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है माँ पुत्र का। खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? तो जब माँ उसको उछालती है, लौका देती है। भाई के बांधती चमकती राखी की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ बिजली की चमक से की गई है, ए राइट हो जाएगा। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। फिराक गोरख में रक्षाबंधन के लच्छों और अर्थात धागों के बिजली की तरह चमकीला क्यों बताया? रक्षाबंधन अर्थात राखी के लच्छों में रंग बिरंगी सुंदरता और चमक का सहज आकर्षण होता रहता है। बादलों के साथ बिजली की चमक के समान राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह और बंधन बना रहता है, इसलिए कवि ने उन्हें चमकीला बताया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप याद करें। फिर देखो इसके बाद में और भी क्वेश्चन इसमें है, ये आप अच्छा क्वेश्चन चौथा, इसको भी जो है वो याद कर लें। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करें।
फिर देखो अगला दिया उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत में कर्म को किस कर्म के रूप में, कवि कर्म के रूप में। छोटा मेरा खेत कवितांश किसान की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर खुद से ही की गई है। कल्पना की रसायनों को भी कवि का क्या आशय है, यानी भावना रूपी कल्पना रूपी खाद को पीकर। बगलों के पंख कविता में किस समय का वर्णन है, दूसरी कविता है, तो इसमें शाम के समय का है, सायंकाल का वर्णन है विद्यार्थियों। छोटा मेरा कविता का मूल भाव है प्रतिपाद्य उद्देश्य लिखिए। तो कविता का उद्देश्य कवि ने रूपक के द्वारा किया कि कागज का चौकोर पन्ना एक छोटे खेत के समान होता है, जिसमें कविता का जन्म भावात्मक आंधी के प्रभाव से किसी भी क्षण हो सकता है और वे शब्दों में बंद कर कविता के आनंद रूप में फूटता है, जिसका रस प्रभाव अनंत काल के लिए फलदायी होता है। बीज गल गया निशेष अच्छा किसने, ये भी इसको याद करें। बगुलंक में कविता का मूल भाव तो आप छोड़ दें इसको। इसके अलावा अपने ये कवि परिचय हैं कुछ पाठों के बाद में, तो हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय खास है, इसको याद करें। हालाबाद के प्रवर्तक 1907 इलाहाबाद में जन्म हुआ। माता पिता का नाम ये सब आपको कवि परिचय में लिखने होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD। फिर इनको और क्या इन हासिल किया, हिंदी विश्वविद्यालय प्राध्यापक रहे इलाहाबाद में और हिंदी विशेषज्ञ रहे विदेश मंत्रालय में। 2 चट्टानों पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 में पद्म भूषण, 1992 में सरस्वती पुरस्कार मिला था। 2003 मुंबई में इनका निधन हुआ। रचना इनकी ये लिखनी है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत, संगीत, मिलन, यामिनी, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब काव्य संग्रह, आरती, अंगारे, नई पुराने झरोखे, शतरंगिणी। 4 खंडों में आत्मकथा लिखी और बच्चन ग्रंथावली इन्होंने 10 खंडों में प्रकाशित की थी विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। कुंवर नारायण कवि परिचय 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। चीन, रूस, पोलैंड की यात्राएं की और लेखन कार्य 1950 के आसपास। सम्मान इनको ये मिले लोहिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान। 30 शतक के कवि हैं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी कहानी संग्रह, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास। 2017 में निधन हुआ इनका, कुंवर नारायण का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कवि परिचय है, इनको भी आप इस तरह से याद करें। रघुवीर शाही में तंवर ने, इनको भी याद करें। और समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि है। 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ रघुवीर शाही का। आत्महत्या के विरुद्ध हंसवर जल्दी तो लोग भूल गए, सीढ़ी पर धूप, लोग भूल गए, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है विद्यार्थियों, तो ये ध्यान रखें आप। 1990 में दिल्ली में इनका देहावसान, निधन हुआ था रघुवीर शाही का। तुलसीदास कवि परिचय महत्वपूर्ण है और 12 इनकी प्रमाणिक रचना है। महाकाव्य रामचरितमानस है उमा शंकर जोशी का। फिर देखो सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से आएगी आपके, तो सप्रसंग व्याख्या आपको ऐसे करनी है। मैं जगजीवन हरिवंश राय बच्चन की एक कविता से लिए गया आत्म परिचय से, ऐसे लिखना है आपको और इसमें उनकी जीवन शैली का परिचय दिया गया है। फिर व्याख्या लिख करके ऐसे व्याख्या करनी है। विशेष भी आपको लिखने हैं जिसमें छंद, अलंकार, भाषा आपको बताना है। सप्रसंग क्या जन्म से साथ लेते हैं, तो ये आपके आलोक धनु की कविता पतंग से लिया गया है। प्रसंग व्याख्या सब इस तरीके से आपको लिख करके थोड़ा गहरा लिख करके डैश चिन्ह लगा करके फिर करना, योजक चिन्ह लगा करके। और प्रसंग से प्रसंग में अगला है आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर जोर जबरदस्ती। तो ये जो अध्याय है कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता, कोई दूसरा नहीं कि कविता बात सीधी से लिया गया है। काव्य संग्रह तो कोई दूसरा नहीं, बात सीधी से। तो प्रसंग व्याख्या इनकी भी करनी है। फिर देखो अगला शमशेर बहादुर उषा कविता से है और उसके बाद में निराला द्वारा रचित बादल राग जो अनामिका के काव्य संग्रह से लिया गया है, उसका भी प्रसंग वाक्य आप थोड़ा याद कर लें। छह प्रसंग वाक्य है। उसके बाद में आपके गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के लंका कांड, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से लिया गया है। फिर वितान के सिवलर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी, तो इसमें आपके ये है जो कुछ महत्वपूर्ण अध्याय है वितान वाले भी। तो सिवलर वेडिंग कहानी के कहानीकार का नाम क्या है, तो यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी हो जाएगा। मूल संवेदना क्या है इस कहानी की, तो इसमें है 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल और वैचारिक मतभेद। मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने और अशयाने लोग उसमें रहते हैं। कथन किसका है, तो ये किशिंदा का कथन था। किशिंदा अपना मानस पुत्र किसे मानते थे, यशोधर बाबू को ही मानते थे, ये भी ध्यान रखें। 5 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके। ऊनी गाउन पहनकर दूध लाने की बात की गई, जो बात चुप गई थी। जब ये सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी, तो ये द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी थी।
यशोधर बाबू का तकिया कलाम कौन सा वाक्य है? सम हाउ इम्प्रॉपर, ये वाक्य था तकिया कलाम। कृष्णदास की मृत्यु किस रोग से हुई? जो हुआ होगा से हुई, यानी सम हाउ इम्प्रॉपर। अपनी पत्नी के मॉडर्न बने यशोधर बाबू का क्या कहकर उसका मजाक बनाते थे? चटाई का लहंगा, सानियल, बुढ़िया बुढ़िया, बूढ़ी मुँह मुआ से, लोग करे तमाशे, ये कह कर गए। यशोधर बाबू जूनियरों के दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण यानी उपाय कैसे करते थे? चलते चलते मनोरंजक बात कहकर। यशोधर बाबू का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1947 को। यशोधर बाबू के अनुसार वेडिंग एनिवर्सरी किन के चौंसले हैं? अंग्रेजों या गोरे लोगों के। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू घर जल्दी लौटना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्यों? पति और पत्नी बच्चों से छोटी मोटी बात पर मतभेद हो जाता था इसलिए। अब इस वर्ल्ड की नहीं उसकी चिंता करनी है, यहाँ उसकी से आशी है परलोक, तो यहाँ पर इसका उसकी का मतलब परलोक है खाली जगह में। हमारा तो शेप ही ऐसा देखा ठहरा, ये नारा किसका था? तो ये यशोधर बाबू का ही था। यशोधर बाबू अपने संस्कारों में थे कुमाऊनी संस्कारों के थे। कृष्णदास की कौन सी छवि यशोधर बाबू मन बसी हुई थी? जो छवि यशोधर बाबू के मन बसी हुई है वह सुबह की शहर को निकली कृष्णदास की कुर्ते पाजामा के ऊपर उन्हीं गाउन पहने, सिर पर गोयल विलायती टोपी, गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथों में कुत्ते को भगाने के लिए एक छड़ी हुई। तो ये था संदेश। सिल्वर रेडिंग कहानी पुरानी और नई पीढ़ी के बीच टकराहट का चित्रण है। यशोधर बाबू प्राचीन मान्यताओं के समर्थक हैं और कृष्णदास के विचारों को भी वो मानते थे, आदर्श मानते चलते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी और बच्चों में पारसी संस्कृति का प्रभाव है। वे अपने पिता को पुरानी पीढ़ी का मानकर उनको सम्मान नहीं देते थे। इससे उनके पारिवारिक जीवन में पीढ़ियों का द्वंद्व चलता रहता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अपने महत्वपूर्ण है। कहानी का क्या आशय है? इस कहानी का आशय है विवाह की 25वीं वर्षगांठ है, अर्थात यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ है, जिसके माध्यम से परिवार के आपसी संबंधों को व्यक्त किया गया है। तो ये इसका आशय सिल्वर वेडिंग का शब्द का। भूषण ने अपने पिता को उपहार में उन्हीं गाउन लाकर क्यों दिया? पाठ के आधार पर बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों का होना भी जरूरी है। यशोधर बाबू इस कथन को समझाइए। यशोधर बाबू को मानना कि बच्चे बड़े होकर भले ही मनमानी करने लगते हैं, लेकिन बच्चों का होना भी जरूरी है। बच्चों के बिना बुढ़ापा ठीक से नहीं गुजरता और मृत्यु भी कृष्णदास की तरह हुआ, जो हुआ होगा से होती है, इसलिए बच्चे होना जरूरी है। हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता समावेश करें जरूर, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। बड़ों को छोटों के प्रति प्यार का व्यवहार करना चाहिए और छोटों को भी बड़ों की उपेक्षा यानी घृणा नहीं करनी चाहिए, उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा और भी आप यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता, कर्तव्यनिष्ठ थे, पारिवारिक सामाजिक पूर्वक निर्वाह, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी, तो ये है वो ध्यान रखें। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी नई पीढ़ी नवीन मूल्य, पुरानी पीढ़ी प्राचीन नवीन जीवन मूल्य, दोनों में जो सदैव टकराव चलती है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। तो ये आपको इसका उत्तर जो है वह अच्छी तरह से लिखना है। ये 30 प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको याद करना है। 30 प्रश्न को भी याद करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुराने मान्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया। चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन ऊपर वाले 3 प्रश्नों में कोई भी एक प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना है बोर्ड एग्जाम में। अगला अध्याय है जूझ, तो उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।